नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंकराद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। हमने आपसे वादा किया है कि हम पूरे 400 दिनों तक चुनाव की खबरें आप तक पहुंचाएंगे और ये सिलसिला लगातार जारी है और उसी काउंटडाउन का आज है 345वां दिन। आज शंखनाद की शुरुआत बिहार विधानसभा में मचे हंगामे के साथ करेंगे। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान 3 मुद्दों पर जोरदार हंगामा हुआ। पहला मुद्दा था जमीन के बदले नौकरी का। बीजेपी विधायक इस मुद्दे पर तेजस्वी का इस्तीफा मांग रहे थे। दूसरा मुद्दा था मानस का और तीसरा मुद्दा था बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का। इन्हीं मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आपस में किस तरह से भिड़ गए और छिड़ गई महाभारत, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रश्नकाल को आप लोग चले, हम लोगों को नेता प्रतिपक्ष को पहले बोलने का मौका मिलता है, बोलनी चाहिए, कहना चाहिए। आप सीट पर जाइए। माननीय सदस्य संजय सलावगी, आप प्रश्न पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? प्रश्नकाल होगा, सरकार जवाब दे दे। माननीय नेता विरोधी दल, 1 मिनट उनका सुन लीजिए। आप बैठ जाइए। बिहार विधानसभा का बजट सत्र हंगामा खेज। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बीजेपी वाले नौकरी के बदले जमीन घोटाले का जिक्र करके नारे लगा रहे हैं तो सत्ता पक्ष के विधायक भी कम नहीं पड़ रहे और आलम यह है कि विधानसभा जंग का अखाड़ा बनी है। ये हंगामा 3 मुद्दों को लेकर है। पहला, नौकरी के बदले जमीन घोटाला। दूसरा, रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर और तीसरा, बिहार में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। देखिए, बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उन्हें कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी विधायक तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी मांग पर महाभारत हुआ। आगे देखिए, बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान ने माइक ही तोड़ दिया। उनका आरोप है कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने उनके साथ अभद्रता की, गाली गलौज की। हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, मेरा माइक को बंद कर दिया गया, हमको प्रश्न पूछने नहीं दिया गया। और महागठबंधन के जो विधायक है, भाकपा माले का जो विधायक है, वह अब शब्द इस्तेमाल कर रहा है, वह धमकी दे रहा है, वह गाली शब्दों का प्रयोग कर रहा है। जिस प्रकार से हमें धमकाया जा रहा है, अंदर में माइक को मेरा बंद कर दिया जा रहा है। मगर माइक तोड़ने के आरोपों के चलते लखेंद्र पासवान को 2 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। अब विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने उनके साथ बदसलूकी की है, अभद्रता की सारी हदें पार की है। और उनके विधायक के द्वारा जिस तरह से अब शब्दों का बौछार हुआ, गाली दिया और बेल में आकर के जिस तरह से धमकी दे रहे थे, पूरा बिहार देखा है, पूरा बिहार की जनता देश देखी है। और एक तरफा जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है वो, और जिन्होंने विधानसभा के अंदर अपने बूटों से आसन को रौंदा था, क्या तमाशा बनाया था। आचार समिति का रिपोर्ट जिस पर कार्रवाई के लिए लिख करके दिया है और उस पर कार्रवाई करने के बजाय वो निर्दोष विधायक पर कार्रवाई के लिए लिखते हैं। आज विधानसभा में जब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर रामचरितमानस की चौपाइयों का जिक्र किया तो हंगामा फिर से बढ़ गया। बाकी का तो छोड़िए, सत्ता पक्ष में शामिल जेडीयू के ही विधायक ने चंद्रशेखर का विरोध कर दिया। कहा मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं चंद्रशेखर। ये देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, कंफ्यूज पर्सनालिटी है, डिल्यूजन भी है, इल्यूजन भी है, इनको पर्सनालिटी सीकिंग सिंड्रोम है, अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम है, इनको मल्टीपल साइकेट्रिक डिसऑर्डर है इनको। मैं डॉक्टर से भी बात किया हूँ इनके इलाज के लिए। डॉक्टर भी साइकेट्रिस्ट हैं, डॉक्टर राकेश, वो फ्री में आके इलाज करने के लिए तैयार हैं इनके लिए। विधानसभा में जिस तीसरे मुद्दे पर हंगामा बरपा वो था लॉ एंड ऑर्डर। आज ही एक सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है जहां छपरा में आरजेडी नेता सुनील राय का अपहरण कर लिया गया। 5 से 6 हथियारबंद अपराधी आते हैं और जबरन सुनील राय को अपने स्कॉर्पियो में खींचकर भाग जाते हैं। सुनील राय की तलाश जारी है, मगर इधर विधानसभा में इसी पर बवाल हुआ। महागठबंधन की सरकार राज्य की सत्ता में आने के बाद जिस प्रकार से कानून व्यवस्था पूरे राज्य की बिगड़ी है और उसके कारण लगातार घटनाओं का दौर शुरू हो गया, हत्याओं का दौर शुरू हो गया। और स्वाभाविक है कि जब इस तरह की घटनाओं पर सरकार का नियंत्रण नहीं रह जाएगा तो इसकी आंच सभी राज्य के लोगों पर पड़ेगी, चाहे वो सत्तारूढ़ दल के हों, चाहे वो विपक्ष के हों। मगर सत्ता में बैठी आरजेडी इस बात से इनकार करती है कि बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। जब भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव आरजेडी सरकार में शामिल होती है तो जंगल राज का सवाल उठता है। ये पता नहीं ये जंगल राज
कहाँ से पढ़ के आते हैं। इनकी अगर जांच हो जाए सारे लोगों को, कोई सत्तू भरकर कैप्सूल बेचता है, राजा कैसे बन गया, ये लोग क्या कहेगा। इस बीच आरजेडी ने सदन में पश्चिम बंगाल की तरह कानून की मांग की है, जिससे सीबीआई और ईडी को राज्य में जांच करने से रोका जा सके। समझना आसान है कि 2024 के चुनाव में ये तीनों मुद्दे जमकर पूछेंगे। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार के बाद बात अब उत्तर प्रदेश की करेंगे, क्योंकि यूपी की राजनीति को हिंदू मुसलमान वाली राजनीति खूब रास आती है। उसी कड़ी में अब सियासत शुरू हो गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग ने निर्देश दिया है कि इस बार नवरात्रि में यूपी के सभी मंदिरों में दुर्गा सप्तशती और अखंड रामायण का पाठ होगा। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन भी कराए जाएंगे। इसके लिए बाकायदा हर जिले को 1-1 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। अब इसी फैसले पर ध्रुवीकरण का आरोप लग रहा है। सरयू की लहरों पर तारों से तैरता भव्य दीपोत्सव आपने देखा बनारस के घाट पर गंगा की लहरों पर लहकती हुई आध्यात्म की पताकाओं को। आपने देखा कांधे पर धर्म की कांवड़ उठाए मस्ती में जाते हुए भोलेनाथ के भक्तों को। मगर अब आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में अद्भुत नवरात्रि। इस बार महोत्सव पहले से ज्यादा भव्य होगा। नवरात्रि का उत्सव पहले से ज्यादा दिव्य होगा। यूपी में संस्कृति विभाग ने आदेश दिया है कि 22 मार्च से शुरू हो रही चैत्र नवरात्रि में प्रदेश के सभी मंदिरों में अखंड रामायण और दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा। सभी मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आयोजनों के लिए हर जिले को 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा। जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर यह कार्यक्रम किए जाएंगे। ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक हो, इसके लिए बाकायदा जिलाधिकारियों और मंडल के कमिश्नरों को निर्देश दिया गया है। 21 मार्च तक सारी तैयारियां पूरी करने के निर्देश मिले हैं। राज्य स्तर पर 2 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। 9 दिनों पर शक्ति पूजा का प्रस्तुतिकरण करेंगे। महिला सशक्तिकरण के संदेश देने के लिए अखंड रामायण पाठ रामनवमी के अवसर पर होगा, जिसमें अखंड रामायण जो वाल्मीकि कृत रामायण है, उसमें आप देखेंगे कि जीवन मूल्यों का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद धर्म संस्कृति की परंपराओं, रीति रिवाजों और अनुष्ठानों की भव्यता देखते ही बनती है। लेकिन यूपी सरकार की ओर से नवरात्रि को लेकर निर्णय लिया गया तो मुस्लिम धर्मगुरुओं की ओर से भी मांग उठने लगी। रमजानुल मुबारक के अंदर लाइट का सही तरीके से इंतजाम हो, सफाई सुथराई का इंतजाम हो। जिस वक्त में मुसलमान उठते हैं और सहरी का इंतजाम करते हैं, लाइट गुल हो जाया करती है, तो ऐसे वक्त में लाइट का भरपूर एहतमाम किया जाए। मुस्लिम धर्मगुरु सीएम को सलाह दे रहे हैं कि वो किसी एक वर्ग के मुख्यमंत्री नहीं हैं, उन्हें सबको देखना चाहिए और सबके हिसाब से निर्णय लेना चाहिए। योगी सरकार की ओर से जैसे ही आदेश आया, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना वक्त गवाए यूपी सरकार पर धर्म के बाजारीकरण का आरोप लगा दिया और सियासी माइलेज लेने में पिछड़ न जाएं, इसलिए पुजारियों को दी जाने वाली रकम के फैसले का भी जिक्र कर दिया। राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। राज्य के लिए सभी धर्म, उसके फेस्टिवल, उसके कल्चर बराबर होने चाहिए, उनको बराबर से ट्रीट किया जाना चाहिए, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य चाहिए। 50% का बजट आपका लैप्स हुआ। हालांकि यूपी सरकार इस तरह के आयोजन के पीछे संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे लक्ष्य पर काम कर रही है। लेकिन रमजान से पहले नवरात्रि में जब सरकार ने विशेष आयोजनों का इंतजाम किया है तो इसे लेकर सियासी सवाल उठने लगे हैं। जाहिर सी बात है कि 2024 के चुनावों में अगर इस फैसले का भी असर दिखे तो हैरान मत होइएगा। लखनऊ से शिल्पी और आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। हिंदुत्व का मुद्दा हर चुनाव में सबसे ऊपर रहता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब मानस पर बयानबाजियां की तभी समझ आ गया था कि इस मुद्दे का विस्तार होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी के विस्तार की। 2024 से पहले 6 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें 4 राज्यों पर आम आदमी पार्टी उतरने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में आज अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश से हुंकार भरी
और सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। जो लोग इस बार मामा को हटाना चाहते हैं, सब लोग झाड़ू पे वोट दे देना, झाड़ू का बटन दबाओ। भारत माता की इंकलाब। जैसे दिल्ली के अंदर ठीक किया, पंजाब के अंदर ठीक किया, अब मध्य प्रदेश को भी बदलेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर एंट्री हो चुकी है, और आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर पूरी की पूरी फिल्म दिखाई जाएगी। आई लव यू टू। ये मिशन 2024 का है। ये नेशनल पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी को साबित करने की लड़ाई है, जिस मिशन पर अरविंद केजरीवाल निकल चुके हैं। आज मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की ये रैली विधानसभा चुनाव के दंगल में पूरे दमखम से उतरने का आगाज है, जहां अरविंद केजरीवाल ने वादों का पिटारा खोला, विरोधियों पर निशाना साधा। जो लोग इस बार मामा को हटाना चाहते हैं, सब लोग झाड़ू पे वोट दे देना, झाड़ू का बटन दबा देना। पूरा मध्य प्रदेश बदलाव चाहता है, पूरा मध्य प्रदेश बदलाव चाहता है, चेंज चाहता है, परिवर्तन चाहता है, लेकिन बेबस थे, मजबूरी थी, कर नहीं सकते थे। अब आपको एक विकल्प मिल गया, ईमानदार पार्टी मिल गई। जैसे दिल्ली के अंदर ठीक किया, पंजाब के अंदर ठीक किया, अब मध्य प्रदेश को भी बदलेंगे। हमको नौकरी देनी आती है, हमारी नीयत साफ है। दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखाया। मध्य प्रदेश के युवाओं से मेरी अपील है, एक मौका देके देख लो, आपको सबके लिए नौकरी का इंतजाम कर दूंगा। केजरीवाल के साथ भगवंत मान भी भोपाल की रैली में नजर आए। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं फ्री बिजली का दांव खेला। राज्य के निकाय चुनाव में आप का प्रदर्शन संतोषजनक रहा था। यही वजह है कि मध्य प्रदेश से आपको उम्मीदें ज्यादा हैं। नजर विधानसभा पर है। फिलहाल आम आदमी पार्टी का कोई भी विधायक मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली, फिर उसके बाद पंजाब और अब गुजरात में 14% वोट हासिल किए थे विधानसभा चुनाव में, उसके बाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की नजर मध्य प्रदेश पे है। पीछे अगर आप देखें तो तमाम कार्यकर्ता आपको दिख जाएंगे जो मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हैं भोपाल में अरविंद केजरीवाल को सुनने के लिए। कोई इंदौर से है, कोई बालाघाट से है, अलग अलग हिस्सों से, जिलों से लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। इसमें तेलंगाना और मिजोरम को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में आम आदमी पार्टी सियासी मैदान में उतर रही है, जहां बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर मानी जाती है। और ऐसा सियासी मैदान आम आदमी पार्टी को सूट भी करता है। दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई में सेंधमारी कर आप अस्तित्व में आई, फिर पंजाब में सरकार बनाई, गोवा में एंट्री की, गुजरात में भी प्रदर्शन अच्छा रहा और इसी के साथ राष्ट्रीय पार्टी का तमगा भी लिया। अब बारी इस राष्ट्रीय पार्टी के विस्तार की है, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल ने कमर कस ली है। यही वजह है कि आज मध्य प्रदेश से पहले कल राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी ने अपने मिशन का आगाज किया, जहां कांग्रेस और बीजेपी पर साठगांठ का आरोप भी लगाया। आपने 48 साल उनको दिए, 18 साल इनको दिए, 5 साल हमको भी दे दो। हम भी इतने बुरे तो नहीं है। एक मौका हमको दे दो, एक बार हमारी सरकार बना के देख लो, पसंद नहीं आए तो अगली बार बदल देना। इससे पहले कर्नाटक, छत्तीसगढ़ में भी अरविंद केजरीवाल अपने दौरों के साथ सियासी आगाज कर चुके हैं। 2024 का शंखनाद हो चुका है और राज्यों के विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल इस रेस में खुद को पीछे नहीं रखना चाहते हैं और रणनीति के तहत उन राज्यों का चयन कर रहे हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच खुद को वो तीसरा विकल्प बना सके। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। 3 महीने पहले ही गुजरात में चुनाव हुए थे। दमखम से ये पार्टी उतरी थी, 5 सीटों पर विजय मिली थी। अब मध्य प्रदेश में किसका खेल बनाएंगे, किसका बिगाड़ेंगे, अपना कितना भला कर पाएंगे, इस पर रहेगी हमारी नजर। एमपी और राजस्थान में इसी साल चुनाव होने हैं और केजरीवाल को उम्मीद है कि ये चुनाव उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। चुनाव जब होंगे तब देखे जाएंगे। फिलहाल तो संसद के सदन गूंज रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी राहुल के इस्तीफे की मांग कर रही है तो विपक्ष अदानी के मसले पर सरकार को लगातार घेर रहा है।
कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष नजरअंदाज कर रहे हैं। सर, पार्लियामेंट यानी लोकसभा। संसद के दरवाजे खुले तो एक बार फिर चर्चा संग्राम में तब्दील हो गई। इस बहुत ही शर्मनाक घटना के लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि विपक्ष अडानी के मुद्दे पर चीखता रहा तो वहीं सरकार राहुल की माफी पर अड़ गई। मैं तो सभी पार्टी से अपील करूंगा कि वो इस बात की निंदा करें कि एक सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट की अवमानना की है, पार्लियामेंट को बदनाम करने की कोशिश की और विदेशी धरती पे जाकर क्या डिमांड है? जेपीसी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फैक्स पे तो जाएगा नहीं, उसके सामने जो विंडो है उस पे जाएगा। तो क्यों आखिर बचाने में अडानी को लगी हुई है, इसका जवाब दो। इसलिए कि अडानी का अगर पर्दा खुला तो उसके अंदर सब यही भाजपा वाले दिखाई पड़े। संसद में जमकर हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, विरोध प्रदर्शन हुआ और एजेंडे के हिसाब से मोर्चाबंदी हुई। संसद से गायब क्यों है और विदेशी धरती पर कैम्ब्रिज क्राई और लंदन लाइज यानी कि रोने धोने का काम, झूठ बोलने का काम विदेशी धरती से बंद करें, भारत को अपमान करने का काम बंद करें और वापस आकर संसद को जो आपने अपमानित किया उनसे क्षमा मांगे। सभी सांसद आपका इंतजार करें। क्यों माफी मांगेंगे? राहुल जी क्या किया गुना की माफी मांगना है? माफी 3 लोगों को मांगना चाहिए। 2024 का शंखनाद हो चुका है। ऐसे में विपक्ष जहां अडानी के मुद्दे को लगातार हवा दे रहा है तो वहीं सरकार लंदन में राहुल के बयान के मुद्दे को ठंडा नहीं पड़ने देना चाहती। सड़क से संसद तक ये पूरा खेल दिखाई दे रहा है। यूथ कांग्रेस ने अडानी के मुद्दे को लेकर आज सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया, जहां सुरक्षा बलों के साथ उनकी झड़प भी हुई। उधर बीजेपी नेताओं के राहुल गांधी पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। कोई राहुल पर देशद्रोह लगाने की मांग कर रहा है तो कोई राहुल के कभी प्रधानमंत्री न बनने की भविष्यवाणी कर रहा है। जब तक नरेंद्र मोदी है आप कभी भी प्रधानमंत्री बनने नहीं पाएगा और संभव ही नहीं है। इसलिए भारतवर्ष का जनता बार बार मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाएगा। कर्नाटक में बार बार बीजेपी का सरकार बनेगा। जिनके पास कोई मुद्दे नहीं है, केवल शोर शराब मचा करके भारतीय संसद का समय बर्बाद करने का प्रयास करते हैं और हिंदुस्तान की बात विदेश में जाके करना, इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह कुछ और नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने लंदन में संघ पर भी हमला किया था। अब संघ भी राहुल को नसीहत दे रहा है। रियलिटी क्या है सबको मालूम है, शायद वो भी जानते होंगे, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक प्रमुख राजनीतिक पक्ष के प्रमुख नेता के नाते he should express more responsibly and see the reality. दूसरी ओर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष का मुद्दा एक है, लेकिन मोर्चाबंदी अलग अलग है। कांग्रेस की अगुवाई वाली 17 पार्टियों की बैठक में टीएमसी शामिल नहीं हुई। इसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी ने अडानी मसले पर सरकार को घेरने के लिए अलग प्रदर्शन किया। कांग्रेस के सांसदों ने अलग घेराबंदी की और बीआरएस सांसदों के साथ आम आदमी पार्टी का अलग मोर्चा दिखा। सिर्फ उनका दोस्त हो, प्राइवेट कंसर्न को नहीं, इवन विदेशियों को। कोल में 100% एफडीआई का इरादा लिया, तो ये मेक इन इंडिया नहीं है, सेल इंडिया है, हमको लगता है। ये वॉशिंग पाउडर बीजेपी का जो असली चेहरा है, ये देश के सामने आना चाहिए। किस तरह से अपने मित्रों को और जो उनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं उनको बचाने की कोशिश। 2024 को लेकर 2 मुद्दे साफ हैं। विपक्ष अडानी को लेकर सियासी मैदान में उतरने वाला है, तो बीजेपी राहुल के बयानों को देश के अपमान से जोड़कर जनता के बीच जाने वाली है। इन सब के बीच मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की आपसी तकरार के मुद्दे भी 2024 की लड़ाई को रोचक बनाने वाले हैं। आज तक ब्यूरो। इधर संसद में संग्राम छिड़ा हुआ है तो उधर लालू परिवार पर जांच एजेंसियों का शिकंजा जारी है। जमीन के बदले नौकरी के मामले में राबड़ी देवी की सीबीआई कोर्ट में पेशी है। ऐसे में आज राबड़ी देवी पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुई। इस मामले में लालू, राबड़ी समेत 16 आरोपियों को समन जारी किया गया था। 6 मार्च को सीबीआई की टीम ने जमीन के बदले नौकरी मामले में राबड़ी देवी से लंबी चौड़ी
पूछताछ भी की थी।